नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान यानी होम साइंस की बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो क्लास चल रही थी उसमें तीसरी क्लास है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं वस्त्र तंतुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में, यानी उसकी फिजिकल एंड केमिकल जो क्वालिटीज़ होती हैं उन क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जो तंतुओं का वर्गीकरण मैंने क्लास 2 में देखा, तंतुओं के बारे में हमने क्लास 2 में विस्तार से आपको बताया कौन से तंतु का निर्माण कैसे होता है, रियान, एक्रिलान, डेक्रान, ठीक है। इसके अलावा कपास, लिनन, ठीक है, रियान, ऐसे तमाम प्रकार के तंतुओं का निर्माण कैसे होता है, रेशम वगैरह सब कुछ आपको मैंने बताया, ठीक है। तो वस्त्र विज्ञान और प्रधान का परिचय और परिवार संसाधन प्रबंध ये आपके पेपर का नाम है। होम साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर या बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस शामिल है। तो इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने पहली क्लास में वस्त्र विज्ञान का परिचय वगैरह देखा, पूरा उसके अर्थ परिभाषा को देखा, विशेषताओं को, उसकी आवश्यकता को समझा, ठीक है, उसके विषय क्षेत्र को जाना। सेकंड क्लास में हमने सूत मतलब कि ये धागों के बारे में देखा, बेसिकली जो तंतु होते हैं, तंतुओं का निर्माण कैसे होता है, तंतुओं का वर्गीकरण देखा, ठीक है। अब तंतुओं की विशेषताओं को समझ लेंगे और इस तरीके से आपका ये जो है यूनिट नंबर आपका 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चले वस्त्र तंतुओं की विशेषताएं हम लोग यहीं पर थे, ठीक है। हमने कहा था कि उसमें उससे पहले हम लोगों ने चीज़ों को चर्चा कर लिया था। वस्त्र तंतुओं की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे वस्त्र तंतुओं की विशेषताएं। देखिए, वस्त्र विज्ञान के अध्ययन में तंतुओं में पाई जाने वाले भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक होता है। कौन से तंतुओं की भौतिक विशेषताएं क्या हैं, कौन से तंतुओं की रासायनिक विशेषताएं क्या है, क्या क्या क्वालिटी होती है एक तंतुओं की, और क्यों हमने इन तंतुओं को हमको पहनना चाहिए या इन तंतुओं का क्या योगदान है, ये सब भी इसी विशेषताओं के द्वारा समझ पाते हैं। तंतु की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का विवरण हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करेंगे। देखिए सॉरी, हेडिंग डालेंगे तंतुओं की भौतिक विशेषताएं। पहली विशेषता भौतिक विशेषता, उसके बाद में हम रासायनिक विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। तंतुओं की बनावट, सबसे पहली बात, तंतुओं की बनावट जो होती है वो उसकी भौतिक विशेषताओं में आती है। देखिए, वस्त्र हेतु उपयुक्त तंतु वही होता है जो लंबे परमाणुओं से बना होता है और यह परमाणु एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं, तब एक प्रकार से वस्त्र बढ़िया रहता, मजबूत होता है। तंतु की संरचना जानने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता ली जाती है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम वस्त्रों के जो परमाणु होते हैं छोटे छोटे, उनको हम देख करके पता लगा सकते हैं कि उनकी दिशा कैसी है। उनकी दिशा अगर विपरीत होती तो फिर वो वस्त्र बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते, ख़राब हो जाते हैं। उनकी दिशा अनुकूल होती है, एक ही दिशा में होते तो वो लंबे समय तक चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा तंतु का गठन कैसे हुआ, तंतु कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, उनमें चमक, वस्त्र बनाने के योग्य हैं तंतु या नहीं हैं, इन सभी बातों की जानकारी आप सूक्ष्मदर्शी से वस्त्र के तंतुओं को देख करके पता लगा सकते हैं। तंतु की रंग अभिशोषित करने की क्षमता कितनी है, तंतु की लंबाई और घनत्व कितना है, वो सब एक प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। तो ये उसकी विशेषता, तंतु रंग कैसे अभिशोषित कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी लंबाई, उसका घनत्व एक प्रकार से कितना है। यदि परमाणुओं की श्रृंखला एक ही दिशा में होती है तो इसके तंतु की तनाव सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसको वो एक प्रकार से उसमें तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, विपरीत दिशा में वो परमाणु हैं, तो ऐसे में वो तनाव उसमें नहीं रह जाती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वस्त्रों में, वो ऐसे वस्त्र खराब हो जाते जल्दी। दूसरी विशेषता होती है तंतुओं की भौतिक विशेषता में तंतुओं में बल। देखिए, तंतुओं में जितने अधिक बल होते हैं उतना ही वह मजबूत होता है, ठीक है। तंतुओं में घुमाव या बल होने से प्रतिस्कंदता और सटने का गुण जो होता आ जाता है। इससे वस्त्र जो होते हैं आपस में सट जाते हैं, जब उसमें घुमाव आता है तो इससे क्या होता है, वस्त्र बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हो जाते हैं। इसके साथ ही घुमाव होने से वस्त्र की ऊष्मा और अवशोषकता दोनों में वृद्धि हो जाती है, यानी वस्त्र जो होते हैं वो ज़्यादा गर्मी को खींच सकते हैं और एक प्रकार से उसको रोके रख सकते हैं। दूसरी विशेषता भौतिक विशेषता। तीसरी विशेषता हेडिंग डालेंगे पर्याप्त दृढ़ता, यानी वस्त्र निर्माण हेतु तंतुओं में पर्याप्त दृढ़ता का होना एक आवश्यक क्वालिटी या एक आवश्यक गुण होता है। वस्त्रों में मजबूती इसी गुण के कारण से, यानी उसकी दृढ़ता की वजह से आती है। मजबूत तंतु की बटाई आसानी से की जा सकती है। बटाई के कारण से तंतु बुनाई प्रक्रिया में के तनाव और खिंचाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं। जब उसमें जो है खास करके दृढ़ता का गुण होता है, तब वो जब उनकी बुनाई होती है तो मजबूत तरीके से आपस में सिकुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। मजबूत तंतुओं में प्रतिस्कंदता और तम्यता
तथा नम्यता भी पाई जाती है। यह वस्त्र के उपयोग के समय होने वाली खिंचाव व तनाव को भी सहन कर लेते। कभी कभी क्या होता है कि जब हम वस्त्रों को पहनते हैं तो पहले वो बहुत टाइट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने हिसाब से अनुकूल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये भी एक विशेषता होती है, भौतिक विशेषता। तीसरी विशेषता होती है पर्याप्त लंबाई के हों वस्त्र। तंतुओं में पाया जाने वाला यह गुण यह निर्धारित करता है कि तंतु वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। यानी वस्त्र बनाने के लिए जो धागा है या तंतु जो बना है, ये उसकी लंबाई ठीक ठाक है कि नहीं है, वो भी उसकी विशेषता को ही डिसाइड करता है। कपास के आधे इंच लंबे तंतुओं से धुनाई प्रक्रिया के द्वारा अस्पन वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि कुछ लंबे तंतु जो कपास के होते हैं उससे उच्च किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र अगर लंबे होंगे तो उससे बढ़िया वस्त्र बनेंगे, लेकिन वस्त्र अगर के तंतु छोटे होते हैं तो ऐसे तंतुओं से फिर थोड़ा सा नॉर्मल वस्त्र ही तैयार किए जाते हैं, उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, छोटे तंतुओं से बने वस्त्र खुरदरे होते हैं, कम मजबूत होते हैं, चूँकि उनको जोड़ करके तंतुओं को आपस में जोड़ा जाता है, जबकि लंबे तंतुओं से क्या होता है, बने वस्त्र चिकने होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। कपास का तंतु आधा इंच से 4 इंच तक होता है। आधा इंच वगैरह अपने भारत वगैरह में देखते हैं, जबकि 4 इंच के अमेरिका वगैरह के वस्त्र बनते हैं, लंबाई का होता है, इसलिए इससे बने वस्त्र खुरदरे सतह के होते हैं कभी कभी। जबकि रेशम के तंतुओं की लंबाई अधिक होती है, इस वजह से रेशम के तंतु जो होते हैं या रेशम के वस्त्र जो होते हैं, रेशम के तंतुओं से बने वस्त्र वो चिकने होते हैं, चूँकि लंबे होने चाहिए, वस्त्रों के नाप के होने चाहिए। ठीक है, कोमल और जो है चित्त आकर्षक होते, मन को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो कोमल जो किसके, रेशम के, चूँकि रेशम के जो तंतु होते हैं, धागे होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि कपास के जो है आधे इंच से लेकर के 4 इंच तक होते हैं। ठीक है, तो 4 इंच वाला इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो भी 1.5 इंच वाला या आधा इंच वाला अगर देखेंगे तो बहुत ही दिक्कत होती है उसको पहनने में, और उसके लिए और अलग अलग विधि का प्रयोग करके उसको लंबा करना पड़ता है, जोड़ जोड़ करके। प्रतिस्कंदता, यह गुण वस्त्र का आकार बनाए रखने में सहायक होता है। वस्त्र कितना भी खींचा जाए, यदि तंतु मतलब वस्तु में तंतु में प्रतिस्कंदता पूर्ण है तो वह पुनः आकर के अपना आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे आप देखते हैं होजरी से बने वस्त्र जो होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे जो आप कहते हैं कि वो क्या नाम है, जो स्ट्रेचेबल होता है, खींच लो, जैसे जीन्स का पैंट चलता है, स्ट्रेचेबल है, उसको खींचा चौड़ा हो गया, फिर छोड़ा, फिर उसी पे आ गया। ठीक है, तो उस तरीके के वस्त्र। जैसे ऊनी रेशमी वस्त्रों में अत्यधिक प्रतिस्कंदता होती है, और ऊनी वस्त्रों को, स्वेटर जो होता है, स्वेटर जब आप पहनेंगे, स्वेटर फैल भी जाता है खूब ज़्यादा, फिर सिकुड़ करके फिर उसमें आ जाता है, तो ऊनी वस्त्र में ज़्यादा प्रतिस्कंदता होती है। प्रतिस्कंदता पूर्ण वस्त्र शरीर पर सही बैठते हैं, इन पर प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और कालीन आदि को बनाने में भी उपयुक्त होते हैं प्रतिस्कंदता वाले वस्त्र। इस प्रकार के वस्त्र मजबूत होते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के खिंचाव या तनाव को सहने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक या उसकी एक भौतिक विशेषता होती है वस्त्रों की, प्रतिस्कंदता, ये बात ध्यान रखेंगे। छठी विशेषता होती है तनाव सामर्थ्य, यानी कि किसको कितना खींचा जाए और वो सहन कर ले। तनाव सामर्थ्य, तनाव सहने की क्षमता को तनाव सामर्थ्य कहते हैं। खींचने पर तंतु बिना टूटे खिंच जाए, इसी पर उसकी तनाव सामर्थ्य डिपेंड होती है, कितनी मतलब वस्तुओं की खींचा, मतलब तंतुओं को खींचा हमने, अब वो तंतु टूटे ना, फिर खींचे फिर छोड़ दे, वहाँ पर चली जाए, या फिर वहाँ पर ना जाए तो उसमें खिंचाव हो ठीक ठाक, टूटे ना जल्दी। ठीक है, बुनाई प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को सहन करने हेतु तंतु में उपयुक्त तनाव सामर्थ्य का होना बहुत जरूरी होता है। अगर तनाव सामर्थ्य नहीं तो फिर जैसे बुनाई हो रही तो बुनाई के दौरान तमाम प्रकार के धागे जो होते टूट जाते हैं, लेकिन जब वही एक प्रकार से सही होते तो वो धागे टूटते नहीं हैं, वो जो है चीज़ें मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। सातवीं विशेषता नम्य या लचीला, जिन तंतुओं में पर्याप्त प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और तनाव सामर्थ्य पाई जाती है वे तंतु पर्याप्त नम्य यानी लचीले होते हैं। जिस दिशा में उनको मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो, जितना चाहो उससे यूज कर सकते हो। नम्यता के इस गुण के कारण से वह वस्त्र किसी भी आकृति पर उपयुक्त रहते हैं, किसी भी टाइप के उसको किसी भी आकृति में उसको ढाल सकते हैं। धागे के निर्माण की विभिन्न क्रियाओं, खास करके बटाई, छटाई, कटाई, ताने का निर्माण, बुनाई की प्रक्रिया, विभिन्न परिसज्जाओं आदि को इस प्रकार के तंतु आसानी से सह लेते हैं। ठीक है, लचीले वस्त्रों पर प्रेस की आवश्यकता भी नहीं होती, ये टिकाऊ होते हैं और इनसे वस्त्र बनाना सुगम यानी बहुत ही सरल होता है, क्योंकि ये जिस तरीके से वस्त्र आप बना रहे हैं उस तरीके से बन जाते हैं। तो ये अगली विशेषता हो गई। आठवीं विशेषता तंतुओं की कताई शक्ति, यानी कताई शक्तियों से आशा है कि तंतु का ऐसा गुण जिससे रेशा निर्मित किया जा सके, यानी कि रेशा यानी कि जैसे धागे बनाए जा सके तंतु से।
प्राकृतिक तंतुओं जैसे कि ऊन हो गया, रेशम है, लिनन है, कपास है, इनके तंतुओं में यह गुण होने के कारण से इनसे सुगमता से, सरलता से वस्त्र हम तैयार कर पाते, धागे निर्माण कर पाते हैं। कुछ प्राकृतिक तंतु जैसे कि रेमी और हेम्प में इस गुण का अभाव होता है, इसी वजह से रेमी और हेम्प के जो है वस्त्र बहुत कम मात्रा में आपको देखते हैं मिलते हैं। कृत्रिम तंतुओं में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कताई का गुण उत्पन्न किया जाता है, जिससे वस्त्र निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरीके से कताई शक्ति भी इसमें बहुत जरूरी होती है। 9वीं विशेषता होती है बेटा, वो होती छेदयुक्त। छेदयुक्त क्या होता है? तंतुओं में प्राकृतिक रूप से छेद पाए जाने पर यह पहनने के योग्य होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इस गुण के होने से वस्त्र हवा की आर्द्रता को अपने में शोषित कर लेते हैं, जैसे कि ऊन हो गया, लिनन है, कपास है, इनके तंतुओं में यह गुण पाया जाता है। छेद होता है, वस्त्रों को देखते हैं उसमें छेद होता है, जिससे हवा भी पास होती रहती है। गर्मी के महीने में उसको आप पहन करके तो हवा पास होती रहती है, जिससे क्या होता है, शरीर को सुख मिलता है। तो ये एक प्रकार से ये भी छेदयुक्त भी। ये रेशों में क्या होता है कि कुछ रेशे होते हैं आपस में एकदम से चिपक जाते हैं, लेकिन कुछ रेशे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं हैं, तो उसमें थोड़ा छेद भी होता है, जिससे हवा भी पास होती रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ रेशे जैसे कि आप टेरी काट वगैरह पहन लेते तो उसमें थोड़ा सा हवा पास करने की भी जगह नहीं होती है। जैसे जैकेट वगैरह कुछ आती है जिसपे ऊपर से लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हवा पास नहीं होती। लेकिन जब आप देखते हैं सूती वस्त्रों में हवा पास हो जाती है, रेशमी वस्त्रों में हवा पास हो जाती है, ठीक है। 10वां विशेषता होती है या क्वालिटी होती है भौतिक विशेषताओं में वस्त्रों की या रेशों की, होती चमक। तंतुओं में पाई जाने वाली चमक का बुनाई से कोई संबंध नहीं होता है, किंतु यह वस्त्रों में आकर्षक उत्पन्न करती हैं, आकर्षण उत्पन्न करती, ताकि लोग वस्त्र को पहने व्यक्ति को देखते रहते हैं। कुछ तंतुओं में प्राकृतिक रूप से चमक पाई जाती पहले से ही, लेकिन कुछ में क्या होता है, प्राकृतिक तंतुओं में रेशम का तंतु सबसे अधिक चमक वाला तंतु माना जाता है, जो पहले से ही चमकता है। चमकहीन तंतुओं के अंतर्गत कपास आता है। कपास में चमक बिल्कुल भी नहीं होती है। लिनन में भी चमक पाई जाती है। ठंडे स्थानों में पाई जाने वाली ऊन चमकीली होती है, जबकि गर्म स्थानों में पाई जाने वाली जो ऊन होती चमकदार होती है, ठीक है। मतलब कि जो ठंडे इलाकों में जो पाई जाती है ऊन, उसमें चमक बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन जो गर्म इलाकों में पाई जाने वाली ऊन है वो चमकदार होती है। कृत्रिम वस्त्रों में चमक इच्छानुसार उत्पन्न कर सकते हैं आप, लेकिन जो प्राकृतिक तरीके से चमक होती है वो भौतिक विशेषता के रूप में काम करती है। जैसे कि लिनन हो गया या जैसे कि आपका रेशम हो गया, इसमें चमक पाई जाती है और इसी चमक के लिए मशहूर हैं और कुछ महंगे पड़ते हैं ये। कुछ प्राकृतिक वस्त्रों को भी विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा चमकदार बना करके उसको पहन सकते हैं। जैसे कपास के वस्त्र पर मर्सराइजेशन की प्रक्रिया करके उसको चमकीला बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये विशेषता होती है। अगली विशेषता है आपकी कोमलता की। कोमलता, देखिए, जिन तंतुओं में प्राकृतिक रूप से कोमलता पाई जाती है वह वस्त्र निर्माण हेतु उपयुक्त होते हैं। यानी कि अगर कोमल तंतु होता है तो वस्त्र बनाने में सहायता मिलती है उससे। कड़े तंतु जैसे कि जूट हो गया, नारियल के रेशे हो गए, उससे रेशे की रस्सी, टाट, बरदाना, डोरी आदि बनाई जाती है। मुलायम तंतु के मुलायम वस्त्र बनाते हैं। इन्हें दैनिक प्रयोग में लाया जाता है। मुलायम वस्त्र छूने में सुखद लगते हैं, अच्छा प्रतीत होता है और जनसाधारण के द्वारा पसंद भी किया जाता है। जैसे ठंडी के महीने में एक जो छोटे बच्चों के लिए वस्त्र चलता है, जिसको आप ऐसे छूते हैं तो एकदम से बढ़िया उस पर रोए रहते हैं महीने में, बड़ा बड़ा मजा आता है उसको छूने में, ठीक है। जो आप देखते हैं जो टेडी वगैरह बनते हैं, टेडी बियर जो होता नहीं, वो उसको स्पर्श करो कितना आनंद आता है। तो वो सब चीज़ें एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इन्हीं मुलायम वस्त्रों से बनाई जाती हैं, तो ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा सूक्ष्मता, सूक्ष्मता तंतुओं में सर्वोत्तम वस्त्र बनते हैं। जिन जिन तंतुओं में सूक्ष्मता होती है वैसे तंतुओं से वस्त्र अच्छे बनते हैं। सूक्ष्म तंतुओं से बने वस्त्र कोमल होते हैं, आकर्षक होते हैं और सुंदर होते हैं। यह वस्त्र आरामदेह होते हैं और टिकाऊ होते हैं। लोग इसको लंबे समय तक पहन सकते हैं और उनको मज़ा भी आता है। दूसरी विशेषता तंतुओं की रासायनिक विशेषताओं की अगर बात की जाए तो रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, पहली विशेषता क्षारों की प्रतिक्रिया, यानी कि क्षार का वस्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी विशेषता होती है अमल की प्रतिक्रिया क्या होती है, फिर विरंजक की प्रतिक्रिया क्या होती है। वस्त्रों पर अगर क्षार के चीज़ों से धुलाई करिए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रत्येक वस्तु को साफ करने हेतु उसे धोना आवश्यक होता है। धुलाई हेतु उपयोग में लाए जाने वाले साबुन में क्षारीय तत्व होते हैं। जो साबुन हम रगड़ रगड़ के धोते हैं उसमें क्षार होता है, तो क्षार जो होता है कभी कभी वस्त्रों को बर्बाद भी कर देता है। इसीलिए ऐसे तंतु जो कि क्षार को सहने के योग्य नहीं हैं उनको साबुन वगैरह से नहीं धोया जाता, उनके लिए अलग से चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ तंतुओं पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षारीय पदार्थों के संपर्क में आने पर वे जो है वस्त्र पीले पड़ जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और चमक उसमें से बिल्कुल गायब हो जाती है। जो मैल के साथ साथ चमक भी खत्म हो जाती है।
ऊनी और सिल्कन वस्त्रों पर क्षारीय पदार्थों की हानिकारक प्रतिक्रिया होने के कारण से उन्हें क्षार रहित साबुन से धोने की आवश्यकताएं होती हैं। इसी वजह से जो आपके जैकेट वगैरह होते हैं या आपके जो है क्या नाम है जो है स्वेटर वगैरह होते हैं या फिर आपके ऐसे जो चीज़ें होती हैं ऊनी वस्त्र होते हैं उनको आप साबुन से नहीं धोते हैं, उसको किससे धोते हैं? ईजी से धोते हैं आप। ईजी एक चलता था पहले, ईजी वाश, तो मतलब ईजी से धोते थे, या ऐसे और तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई गई जिसमें क्षार नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार दाग धब्बे दूर करने के लिए भी क्षारों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर दाग लग गया है, आपके पतिदेव पान खाते हैं, उनका पान का दाग लगा तो उसको कैसे छुड़ाएंगे, ये सब प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए भी क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अतः तंतु की प्रकृति को ध्यान में रख करके ही क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए कि कौन सा तंतु क्षार को सह सकता है, कौन सा तंतु क्षार को नहीं सह सकता। ये जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप धुलाई की मास्टर नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ इन पदार्थों की उचित मात्रा और शक्ति को भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि कितना साबुन डालना है। कभी ज़्यादा डाल देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कम डालेंगे तो भी अच्छे तरीके से मैल नहीं साफ होगी। दूसरी बात, अम्ल का प्रभाव अम्ल की प्रतिक्रिया। देखिए, क्षारों के समान तंतुओं पर अम्लों की प्रतिक्रिया भी होती है। तंतुओं की प्रकृति के अनुकूल ही अम्लों का प्रयोग करना बेहतर होता है। सूती और लिनन तंतु जो होता है अम्ल से प्रभावित होते हैं, जबकि ऊनी रेशमी तंतुओं पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ऊनी वस्त्रों को धुलने के लिए अम्ल वाले सोडा या साबुन का प्रयोग करना चाहिए, जबकि जो है सूती वस्त्रों पर या लिनन के वस्त्रों पर अम्ल वाले का नहीं बल्कि क्षार से धो। सूती वस्त्रों को हम निरमा साबुन से धो देते हैं, लेकिन क्या ऊनी वस्त्रों को निरमा साबुन से धोया जा सकता? नहीं, उसको आप अलग, उसके लिए व्यवस्था होती है, उससे धुले तब वस्त्र आपका टिकाऊ होगा, मजबूत होगा, अन्यथा वो वस्त्र जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, विरंजकों की प्रतिक्रिया। बहुत सारे विरंजक होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया विरंजक से भी धोया जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें छुड़ाई जाती, दाग वगैरह। वस्त्रों की परिसज्जा व बुनाई प्रक्रिया के मध्य गंदे हुए वस्त्रों को स्वच्छ करने के हेतु उन्हें विरंजित किया जाता है। कुछ वस्त्रों को सफ़ेद बनाने के लिए तथा रंगाई से पूर्व सफ़ेदी लाने के लिए विरंजित किया जाता है। घोल होता है विरंजन का, उसी में डाल करके उसको निकाला जाता है। कुछ वस्त्रों पर किसी भी विधि से दाग धब्बे नहीं छुड़ाए जा सकते हैं, ऐसे वस्त्रों पर विरंजकों की सहायता से धब्बे छुड़ाए जाते हैं। धुलाई प्रक्रिया से पीले पड़ने वाले श्वेत वस्त्रों को भी विरंजकों के द्वारा उसमें सफ़ेदी लाई जा सकती है। यह विरंजक आक्सीकारक व प्रतिकर्मक दोनों होते हैं। वस्त्र की प्रतिकृति के उसके वस्त्र का जो नेचर है उसके नेचर के अकॉर्डिंग या उसके प्रकृति के अनुकूल ही इन विरंजकों का उपयोग उन वस्त्रों पर किया जाता है। यानी कि जिस विरंजक का प्रयोग किस वस्त्र पर करना है वो उसको डिसाइड करके ही किया जाता है। सामान्यतः सूती और लिनन के वस्त्रों पर आक्सीकारक विरंजकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सूती और लिनन के वस्त्रों पर आक्सीकारक जो आपका विरंजक है उसका प्रयोग करेंगे, जबकि ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर बात किए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम जो है परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं धुलाई में, ऊनी वस्त्रों के या रेशमी वस्त्रों के। ठीक है, इन विरंजकों को आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाया जाता है और वस्त्रों को चमकीला, वस्त्रों को पुनः से उनको नई ताजगी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा चौथी विशेषता होती है शोधक पदार्थों की प्रतिक्रिया। देखिए, प्रत्येक वस्त्र को उपयोग में लाने में वह मैले हो जाते हैं, आप उनको जितना पहनेंगे वो मैले होंगे। इन्हें स्वच्छ करने हेतु शोधक पदार्थों जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, निरमा, नील कलफ हो गया, टिनोपाल हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट का प्रयोग हम करते हैं वस्त्रों को साफ करने के लिए। ठीक है, साबुन और निरमा तो आप सभी लोग जानते होंगे, नील कलफ भी जानते होंगे, नीलिया जैसे सफ़ेद वस्त्रों पर नील चढ़ा करके उसको निलवाया जाता है। वस्त्र तंतुओं पर इन्हें उपयोग में लाते समय उन पर इनकी प्रतिक्रिया को देख लेना चाहिए कि किन वस्त्रों के लिए साबुन का प्रयोग करना, किसके लिए डिटर्जेंट, किसके लिए टिनोपाल, किसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वस्त्र के अनुकूल हैं अथवा नहीं है, अगर हैं तो प्रयोग करें, नहीं है तो दूसरे का प्रयोग करें जो उसके अनुकूल है। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर पहनने के योग्य वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से तमाम प्रकार की विशेषताओं को ध्यान में रख करके ही वस्त्रों का निर्माण या उनकी धुलाई वगैरह करनी चाहिए। तो वस्त्रों की विशेषता खास करके रासायनिक और जो है भौतिक विशेषताओं को मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। भौतिक विशेषताओं में आप लोगों ने बहुत सारी विशेषताओं को देखा, खास करके तंतुओं की बनावट कैसी है, तंतुओं में बल कितना है, पर्याप्त दृढ़ता, पर्याप्त लंबाई, ठीक है, प्रतिस्कंदता, तनाव सामर्थ्य, यानी कि नम्यता यानी लचीलापन कितना है, कताई शक्ति कैसी है, छेद युक्त हैं, चमकदार होने चाहिए, कोमलता, ठीक है, सूक्ष्मता, ये सब एक प्रकार से एक भौतिक विशेषताएं होती हैं वस्त्रों के तंतुओं की।
और दूसरी चीज़ रासायनिक विशेषताओं में बस तंतुओं की क्षारों की प्रतिक्रिया सहने के योग्य हैं कि नहीं है, अम्ल की प्रतिक्रिया उन पर कैसी पड़ती है, विरंजकों की प्रतिक्रिया उन वस्त्रों पर कैसी पड़ती है तंतुओं पर, और शोधक पदार्थों की प्रतिक्रिया कैसी पड़ती है तंतुओं पर। तो तंतुओं पर ये तमाम प्रकार के जो है विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है, उनकी क्वालिटी क्या होती। तो ये क्वालिटी आज की वीडियो के माध्यम से हमने जानी, किस तरीके के वस्त्रों को कैसे धुलना चाहिए, सब भी हमने देखा। तो आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, जान लिया, बहुत ही विस्तार से हमने चीज़ों को आपको बताया। गृह विज्ञान, होम साइंस में आप लोगों ने चीज़ों को समझा, ठीक है। वस्तु तंतु, भौतिक और रासायनिक गुण इसमें हमने बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।